जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल हाजिर हूँ आज आप लोगों के सामने। विचार मंच ये पेज है, हमारे मित्र हैं, मुंबई से हैं और संपर्क किया था। उन्होंने मेरा कोई वीडियो देखा था तो मैं सबसे पहले तो उनकी जो पूरी टीम है उसका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस जो मुहिम वो चला रहे हैं अपने इस पेज पर और यूट्यूब चैनल पर, किस प्रकार से बहुजन आंदोलन को या बहुजन विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए जो उनकी पहल है और जो उनकी पूरी टीम काम कर रही है, मैं सर्वप्रथम उनको धन्यवाद करता हूं और उनके तमाम दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी का उद्घोष करता हूं। आप लोग इस कोरोना जैसी महामारी में अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और सरकार का नियमों का पालन कीजिए। जिस विषय के लिए मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया गया है उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और यहाँ आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसा मुझे मालूम है कि ये जो चैनल है ये महाराष्ट्र मुंबई से बिलोंग करता है, तो महाराष्ट्र और मुंबई जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कर्मभूमि तो उनका पूरा विश्व रहा, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई जो है वो बाबा साहब के नाम से पूरा महाराष्ट्र जाना जाता है। तो इसलिए मैं तमाम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ और ये उत्तर भारत से लेकर के महाराष्ट्र तक जितने भी लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी जितने भी हैं, मैं उनको पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। आज मुझे पहली बार, मैंने एज ए कभी महाराष्ट्र में बहुत प्रोग्राम किए हैं, लेकिन अगर मैं एक बात कहूँ कि एज ए वक्ता के रूप में उन किसी भी चैनल पर, आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पर एक दो बार मैं गया, लेकिन किसी भी इस तरीके के प्रोग्राम में मैं पहली बार शामिल हो रहा हूँ। तो मैं पुनः आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ। आज का जो विषय है जो हम लोगों ने चुना है और विचार मंच की पूरी टीम ने चुना है, वो विषय है बहुजन आंदोलन में, यानी बहुजन आंदोलन में युवाओं की भागीदारी। एक चीज़ हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर जी बिल्कुल, मैं इनको इनवाइट कर लेता हूँ ऐड। ओके, तो एक चीज़ हम लोग यहाँ बिल्कुल साझा कर लेते हैं ताकि इस बात पे हम लोग बात कर सकें। भीमराज की बेटी, जय भीम, नमो बुद्धाय, विचार मंच चलिए देख रहे हैं वो लोग भी, चलिए उनका भी साधुवाद है। जितने लोग भी देख रहे हैं सबका साधुवाद है, सबका धन्यवाद है। मैं जो आज का विषय है उस विषय पर चर्चा करने के लिए जो विषय हम लोगों ने चुना है, विषय है आंदोलन में युवाओं की भागीदारी। एक शेर है, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये दौर चाहे पहले रहा हो चाहे वर्तमान जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, अगर आपको आंदोलन को मजबूत करना है तो उसमें युवाओं की भागीदारी कितनी है और जो युवा हैं वो कितने उस आंदोलन की गरिमा को समझते हैं, ये विचार महत्वपूर्ण है। तो मैं आज इसी टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करूंगा और चर्चा का विषय मैंने जैसा कि आपको बताया, मुझे भी 20-25 साल से मैं आंदोलन में हूँ और एज ए कवि आंदोलन में हूँ और बहुत सारे संगठनों से जुड़ा रहा। समता सैनिक दल का मैं राष्ट्रीय प्रचार सचिव रहा और सरकारी कर्मचारियों का जो संगठन है उसका भी राष्ट्रीय प्रचार मंत्री रहा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रवक्ता और एज ए कवि, एज ए साहित्यकार मुल्क भर में पहचान बनाई। जो मैंने पूरे मुल्क में देखा घूम घूम करके, 22 राज्यों में 1000 से ज़्यादा मैंने कवि सम्मेलन किए, संसद भवन में खड़े होकर के 10 बार बाबा साहब के जन्मदिवस पर और उनके परिनिर्वाण दिवस पर मैंने कविताएं पढ़ी, सरकार को सुनाई। बहुत अच्छा रहा, अनुभव बहुत अच्छा रहा। लेकिन जो मैंने जो अभी तक मेरे 20-25 साल के कैरियर में जो मेरा अनुभव रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि आज इस विषय को लेकर के, जो विषय हम लोगों ने चुना है दलित आंदोलन में युवाओं की भागीदारी, इस पर मैं अपना वो पूरा फोकस जो करूँगा। देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि जो हमारे सीनियर, जो मुझसे पहली पीढ़ी रही है, मैं अगर आज की तारीख में 40 से 38 साल का हूँ, जो मुझसे पहले लोग थे, जो इसी मूवमेंट में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जाने के बाद में जो लोग काम कर रहे थे, आज उनकी उम्र 90 साल हो गई, 80 साल हो गई, वो कुछ लोग चले गए हमें छोड़ करके, इस धरती को अलविदा कह करके। कुछ लोग अभी भी, जो लोग 90 के दशक में मूवमेंट में आए, वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, उनकी उम्र 60 साल हो गई है, कोई 65 साल का है। एक मेरा अपना अनुभव है, मैं तमाम बड़े मंचों से इस बात को बड़े ज़ोर शोर से कहता रहा हूँ कि जब हमारे बाल सफ़ेद होने लगें, तो हमें चाहिए कि हम काले बाल वालों को अपने उस मूवमेंट में शामिल कर लें। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी रही। ये कहीं ना कहीं हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाद में जो लोग मूवमेंट में आए, उन लोगों की सबसे बड़ी कमी ये रही
कि उन लोगों ने काले बाल वालों को शामिल नहीं किया। बाल सफ़ेद भी हो गए और बाल झड़ भी गए, सरगंजा भी हो गया, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं काले बाल वालों को यानी युवाओं को भागीदारी नहीं दी। कहीं ना कहीं इनको डर रहा कि हमारी कुर्सी छिन जाएगी, क्योंकि एक हमारे समाज में बड़ी बीमारी है, उत्तर भारत हो चाहे महाराष्ट्र या मुंबई हो, जो जहाँ तक भी नज़र जाती है, एक बड़ी बीमारी ये रही है कि जो आदमी जिस पोस्ट पर बन गया, जिस संगठन की जिस पोस्ट पर, वो उससे उतरना नहीं चाहता। और जब उतरना नहीं चाहता तो नए लोग आएंगे कैसे? नए लोगों को आने के लिए स्पेस चाहिए, और युवाओं को स्पेस नहीं मिला। और जब स्पेस नहीं मिला चाहे तो उसका कारण भी फिर यही रहा, जब स्पेस नहीं मिला तो संगठन जो है वो कई हिस्सों में बटा। मैं अगर बात करूं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा बनाए गए कई संगठनों की, तो आज उनके हाल क्या है वो महाराष्ट्र के लोग बेहतर जानते हैं। अगर मैं आरपीआई की बात करूं तो बाबा साहब ने तो कहा था कि हम लोग संगठित रहेंगे, शिक्षित बनेंगे, संघर्ष करेंगे। संगठित कहाँ रहे? हमने तो आरपीआई को ही कई टुकड़ों में बांट दिया, हमने तो समता सैनिक दल के कई टुकड़े बना दिए, हमने तो भारतीय बौद्ध महासभा 3-4 टुकड़ों में काम कर रही है। तो ये जो लड़ाई रही है कहीं ना कहीं ये क्यों हुई क्यों नहीं हुई, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर हमने सही समय पर अपना कार्यकाल पूरा करके अपने से जूनियर को सीनियर मान करके उसको जिम्मेदारी सौंप दी होती, यानी युवाओं को अगर हमने सही तरीके से और सही समय पर भागीदारी दे दी होती, या हमने अपने बाल सफ़ेद होने से पहले काले बाल वाले लोगों को अपने उसी मूवमेंट में ले आए होते, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे संगठन टूटने से बच जाते। और दूसरा, कहीं ना कहीं हमारा युवा जो है वो सही समय पर संगठन में एंट्री कर जाता, तो वो दूसरों के मंचों पर नहीं जाता, दूसरों के संगठनों में नहीं जाता, और मनुवादी सिस्टम का जो वो थोड़ा बहुत शिकार हुआ है अनभिज्ञपने में, वो भी नहीं होता। ठीक, एक तो ये विषय था कि हमको ये कमी रही है, तो इसके चलते इसका जो एक दूसरा, अगर एक पहलू तो इसका ये हो गया जो मैंने बताया, इसका एक दूसरा पहलू है कि उसी जब युवा को मौका नहीं मिला तो वो युवा नाराज़ हुआ। तो कभी आपने देखा होगा 25-30 साल पहले दलित पैंथर बना महाराष्ट्र में, उसके बाद में अभी हमने हाल ही में देखा कि 5 साल पहले उत्तर भारत में भीम आर्मी बन गई। वो भी अगर सही समय पर, अगर हमने उस युवा को, समता सैनिक दल को सही समय पर, समता सैनिक दल जैसे संगठन में जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जिसकी स्थापना की थी, उस संगठन में अगर उन युवाओं को हमने सही समय पर भागीदारी देती होती तो शायद भीम आर्मी नहीं बनती। लेकिन हमने उनको भागीदारी नहीं दी और संगठन को हम सही तरीके से नहीं चला पाए, इसलिए भीम आर्मी जैसे संगठन का निर्माण हुआ और युवा भीम आर्मी की तरफ आकर्षित होता चला गया। तो हम सही समय पर जब अपने ही संगठनों में, बड़े संगठनों में युवाओं को भागीदारी नहीं दे पाए, तो इसका एक कारण ये भी हुआ कि उन्होंने अपने संगठन बनाए, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे भीम सेना हो, चाहे एकलव्य सेना हो, चाहे वगैरह वगैरह, बहुत सारे संगठन आपको इस प्रकार के देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार में, और इसी बात को अगर थोड़ी सी आगे और बढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि किसी भी समाज को चलाने के लिए, बेहतर समाज को चलाने के लिए 4, 5, 6, 7 लोगों की बहुत ज़रूरत होती है। वो उस प्रकार के लोग समाज में होने चाहिए। जो क्वालिटी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में थी, वो क्वालिटी आज हम लोग, वो क्वालिटी एक, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में इतनी सारी क्वालिटी थी, लेकिन अगर हम इतने सारे आदमी इकट्ठा कर लें कि जिनमें वो सारी क्वालिटी हों, तो शायद समाज को चलाना या समाज के किसी भी संगठन को चलाना बेहतर साबित हो। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक भी ना रखते हों। जैसे कि मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में पत्रकार होने चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उस समय कई अनेकों पत्रिकाएँ और अखबार निकाले, मान्यवर साहब काशीराम ने पत्रिकाएँ निकाली। तो हमारे समाज को आज भी अच्छे पत्रकारों की ज़रूरत है, जिनकी कमी है, जिनको हम पैदा नहीं कर पाए समाज के अंदर। दूसरा, साहित्यकार होने चाहिए समाज के अंदर। युवा साहित्य को पढ़े, साहित्य को समझे, साहित्य को लिखे, क्योंकि आज हम जो बोल रहे हैं, आज जो हम लिख रहे हैं, हम रहें ना रहें कालखंड में, लेकिन वो किताब रहेगी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अगर आज हमारे बीच जीवित हैं और आने वाले हज़ारों वर्ष तक जीवित रहेंगे, तो उसका बड़ा कारण यह है कि बाबा साहब का जो लिखित रूप में साहित्य है वो आज हमारे बीच मौजूद है, और उसी साहित्य के कारण बाबा साहब हमारे हर कदम पर हमें हाथ पकड़ करके चलना, जब हम कहीं गिरते हैं तो बाबा साहब को कोई वॉल्यूम उठा करके पढ़ लेते हैं, कोई किताब उठा करके पढ़ लेते हैं। तो बेहतर साहित्यकार, बेहतर पत्रकार होना चाहिए। लेखक हमारे समाज में रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे होना चाहिए कि हम लिखना सीखें, पढ़ना सीखें। तो लिखना हमारा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है आंदोलन का, तो युवाओं को लिखना चाहिए। तीसरा, हमारे समाज में कवियों की कमी है। अगर मैं अन्ना भाऊ साठे की बात करूं या और 1-2 कवियों की बात करूं, मैं जब इस क्षेत्र में आया, कविता के क्षेत्र में आया, तो मैंने देखा कि मंच के कवियों की बहुत कमी है। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। तो युवा जो है वो हमारे समाज को बेहतर, एक कवि जो है वो जो कल्पना करता है जिस आधार पर, और वो उसके ना रहने के बावजूद भी उसकी पंक्तियाँ, उसकी गीत, उनकी गज़ल गुनगुनाई जाती है। मैं कहीं रहूँ ना रहूँ, लेकिन
अगर मेरे गैर मौजूदगी में भी भारत के किसी भी कोने में समता सैनिक दल को अगर मैंने गीत लिखा, सबको शिक्षा सबको दीक्षा मिले सभी को जल, सबके हक की बात करेगा समता सैनिक दल, ये गीत कहीं भी बजता है तो उसमें ये होता है कि राहुल नागपाल ने लिखा था। मैंने भारतीय बौद्ध महासभा के लिए गीत लिखे, मैंने धम्म कारवां के लिए लिखे, मैंने बसपा के लिए लिखे, मैंने भीम आर्मी के लिए लिखे, मैंने हर मूवमेंट के लिए गीत लिखे। तो कवियों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रहे ना रहे लेकिन उसके द्वारा लिखित गीत जो है वो, या कविता या गज़ल, समाज को दिशा देती रहती है। इतने बड़े गीतकार थे हिंदी के शैलेंद्र, जिन्होंने फिल्मों में 800 से ज़्यादा गीत लिखे, अपने दलित समाज के थे। आज शैलेंद्र हमारे बीच नहीं है, उनको गए हुए लगभग 50 वर्ष से ज़्यादा का समय गुजर गया, लेकिन शैलेंद्र ना होने के बावजूद भी अगर हम उनका कोई लिखा हुआ गीत सुनते हैं, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच्चे दुनिया वालों हमें नाड़ी, पान खाए सैया हमारा, तो हमें शैलेंद्र आज भी हमारे आसपास लगता है कि शैलेंद्र हमारे आसपास आज भी जिंदा है। तो एक पहला पत्रकार, दूसरा साहित्यकार, तीसरा कवि और चौथा वक्ता होना चाहिए। हम अपनी बात को, एक उर्दू का शेर है कि बात कौन सी कब कहाँ कैसे कही जाएगी, बात कौन सी कब कहाँ कैसे कही जाएगी, सलीका इतना सा हो तो हर बात सुनी जाएगी। तो ये बड़ी बात है, अगर हमारे समाज में उच्च क्वालिटी के वक्ता पैदा हों, हैं बहुत सारे, मौका नहीं मिल रहा है उनको, तो युवाओं में बहुत सारे अच्छे वक्ता आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन वक्ता। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, एक हमारी मित्र हैं छत्तीसगढ़ की कामदा जोले, बहुत खूबसूरत बोलती हैं। हमारे मित्र हैं डॉक्टर लालजी बेदांकर, बहुत अच्छा बोलते हैं। और मेरे कई मित्र, सुरजीत सम्राट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। प्रिंस बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो ये और भी हजारों वक्ता समाज के लिए चाहिए, जो समाज के लिए अपने बात कहने के लहजे से अपनी बात को अपने तरीके से समाज तक पहुंचा सकें। छठा होता है चिंतक। हमको एक चिंतन करने वाले लोगों को समाज को ज़रूरत है। युवा, मैं देख रहा हूँ कि युवा आजकल जो आ रहा है वो चिंतन की शैली में चिंतक बन रहा है वो। तो हमको बहुजन चिंतक, दलित चिंतकों की आवश्यकता है, और युवाओं को हम ट्रेंड कर सकते हैं, और युवा उस क्षेत्र में काम को बढ़ा भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि आज ऐसे ऐसे युवा हैं, चाहे मैं लक्ष्मण यादव की बात करूँ, प्रोफेसर हैं, चाहे बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, बहुत अच्छा मनन करते हैं, फिर बहुत अच्छा बोलते भी हैं, अपनी बात को अच्छे तरीके से रखते हैं। रामोतार यादव हैं, अगर मैं और हमारे कई साथियों की बात करूं तो मतलब मैं अगर नाम लेने की लगाऊं तो ये आधा घंटा नाम लेने में निकल जाएगा। ऐसे ऐसे चिंतक आज युवा जो है वो आ रहे हैं, जो दलित आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। चौथा और सातवां और अंतिम मैं समझता हूँ कि विश्लेषक जो है वो होना चाहिए समाज में। हम समाज के अच्छे और बुरी चीज़ का विश्लेषण करके उसको बता सके कि समाज के लिए ये बेहतर है तो ये बेहतर नहीं है। ये 7 चीज़ मेरे अपने मेरे मन और मस्तिष्क में है कि ये 7 चीज़ वो हैं कि जिस पर समाज के युवा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस पर और काम किया जाना चाहिए। तो दलित आंदोलन को, दलित बहुजन आंदोलन को हमारा जो युवा है वो बेहतर तरीके से समझ ही नहीं सकता, बल्कि उसको अपने हाथों में लेकर के अच्छे तरीके से चला भी सकता है। जो लोग ये कहते हैं मैंने देखा है कि हमारे जो सीनियर लोग थे, अभी भी हम पे ताने कसते थे कभी के क्या कर दिया तुमने ऐसा, जो तुम्हें कुर्सी चाहिए, तुम्हें अध्यक्ष बनना है किसी संगठन का, तुम्हें पद चाहिए, जाओ करके काम करो, हमें 30 साल हो गए, हमें 40 साल हो गए। तो युवाओं को दुदकारा गया। मैं कहता था, मैं कहा आज आपकी उम्र 70 साल है, आप 40 साल पहले यानी 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में किसी संगठन के अध्यक्ष बने थे। तो आज आप देखिए ना कि अगर आपको लगता है कि अगर आप 30 से 35 साल की उम्र में उस समय बन सकते, तो 35 और 40 साल के बाद में जो आज युवा है वो उस समय के युवा से आज का युवा ज़्यादा समझदार है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आप कम समझदार थे, लेकिन उस समय संसाधन उतने नहीं थे जितने संसाधन आज हैं। आज उसके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, वो 1 मिनट में गूगल करके कोई भी चीज़ सर्च कर लेता है, तो उसके पास में ज़्यादा संसाधन है। तो वो जो काम आपने 30 साल पहले 30 साल की उम्र में करा था, आज का जो 30 साल का युवा उस काम को बेहतर कर सकता है। मौका दीजिए। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ नहीं किया युवाओं ने, लेकिन युवाओं ने इतना ज़रूर किया है कि अगर 2 तारीख को भारत बंद हुआ SC/ST एक्ट पर, तो उन युवाओं की वजह से हुआ। इस देश का, इस मुल्क भर का युवा, बहुजन समाज का, दलित समाज का युवा सर से कफन बांध करके रोड पर निकला, बिना जान की परवाह करे हुए निकला। उसके जो हमारे सीनियर थे, उसके माँ थे, बाप थे, चाचा था, उसको रोकते रहे, लेकिन वो नहीं माना, अपने अधिकार के लिए रोड पर निकला, सर से कफन बांध करके निकला, और 13 युवाओं की जान गई साहब। ये युवाओं की दलित आंदोलन में इससे पहले मतलब ये एक ऐसी भागीदारी है। मैं उन 13 शहीदों को नमन करता हूँ। उनके घर गया, उनसे मिला, उनके परिवार से मिला। मैंने उस पर बहुत सारा, मेरी आंखें नम हुई। मैंने जब हम लोगों ने एक बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में आयोजित किया था उनके सम्मान में, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 13 लोगों ने
अपनी शहादत जो है वो दे दी और 2 अप्रैल के भारत बंद में, और ये बताया कि इस देश का जो युवा है अगर उसको सही तरीके से मार्गदर्शक मिलें, रास्ता दिखाने वाले लोग मिलें, अनुभवी लोग मिलें, तो इस देश का युवा इस आंदोलन को बहुत बेहतर तरीके से कलम के माध्यम से भी ले जा सकता है और डंडे और झंडे के माध्यम से भी ले जा सकता है। हालांकि मैं हिंसा का कभी समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि साहब काशीराम ने एक बात कही थी और वो बात बड़ी मार्मिक है। साहब काशीराम ने कहा था कि हमको इंतज़ाम तो वैलेट का करना है, हमको काम तो वैलेट का करना है, लेकिन इंतज़ाम बुलेट का भी रखना है, चलानी नहीं है लेकिन रखनी है। तो मैं कहता हूं कि हमारे जो पढ़ा लिखा एक समाज है, वो इस देश के युवा ने जो काम 2 तारीख के भारत बंद में किया और सरकार को बैकफुट पर ले आए और उसको SC/ST एक्ट बहाल करना पड़ा, तो ये युवाओं की इस दलित आंदोलन में बड़ी भागीदारी थी। मेरा एक और यहाँ पर एक सवाल है और वो बड़ा इसलिए है कि जो लोग ये कहते रहे हैं आज तक किसी न किसी बहाने के हमने मूवमेंट के लिए बहुत कुछ किया, हमने 30 साल लगा दिए, हमने ज़िंदगी लगा दी, हमने 40 साल लगा दिए, हमने 20 साल लगा दी, ये जितने लोग साल गिनवा रहे हैं, मेरा इनसे सबसे सवाल है, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो दिल्ली में बैठे हुए कुछ महलों में, यहाँ भी दिल्ली में भी कुछ लोग हैं जो बैठे हैं और वो साल बहुत गिनवाते हैं कि हमने 20 साल लगा दिए, तुम कल के लड़के क्या करोगे। ये जो 30-30 साल से काम कर रहे हैं, चाहे बाबा साहब के खुद के परिवार के लोग हों, चाहे यहाँ जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनके परिवार के लोग, चाहे राजनेता जो लोग सामाजिक आंदोलन में आए थे और बाद में राजनेता बन गए, उनसे मेरा एक अपील है कि आप 30 साल से काम कर रहे हो, आपके बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं आपके बच्चे? उनके बच्चे आंदोलन में नहीं आते, उनके बच्चे आंदोलन में नहीं हैं, उनके बच्चे आंदोलन को नहीं समझ रहे। जो ये साल गिनवा रहे हैं, साल गिनवाने वाले लोग पहले इस बात की जवाब दें कि अगर आप 30 साल से मूवमेंट में काम कर रहे हैं तो इस बात की हुई आप बताइए कि अगर आप 30 साल से काम कर रहे हैं तो जब आप आए थे तब आप शादीशुदा थे, आपका 5 साल का बच्चा था, 3 साल का बच्चा था, या उस समय बच्चा हुआ था। आज जो बच्चा आपका 30 साल का है वो घर से निकल करके झंडा लेकर के क्यों नहीं मूवमेंट में आता है, क्यों नहीं दलित आंदोलन में आता है? आप चाहते हो कि आप इस देश के युवाओं पर राजनीति करें, युवाओं को कहें कि तुम निकल करके नहीं आते, लेकिन तुम्हारे बच्चे इस आंदोलन में शामिल नहीं होते। ये बड़ा सवाल है और ये सवाल इन लोगों से करना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं इस मूवमेंट में जो कभी फटे हाल आए थे और आज कोठियों में बैठे और आज गाड़ियों में बैठे हैं। तो वो कम से कम लोग या तो सीख ना दें, और सीख दें तो पहले ये बताएं कि आपका युवा, आपका बेटा, आपकी बेटी तो विदेश में पढ़ रही है, इसी समाज के पैसे जो पैसा आपने समाज के को उसके मूवमेंट को चलाने के लिए लिया था, और आप आम आदमी को कह रहे हो कि आप मूवमेंट, वो तो चला रहा है, उसने तो 13 लोगों ने जान दे दी साहब, वो तो 13 लोगों ने जान दे करके एक SC/ST एक्ट को बहाल करवा दिया। लेकिन उस समय आपके बच्चे कहाँ थे? प्रश्न ये है। उस समय आप कहाँ थे? प्रश्न ये है। उस समय आप तो मंत्रियों के बैठ करके चाय कॉफ़ी पी रहे थे, प्रश्न ये है। उस समय आप तो सरकार के साथ बैठ करके सौदेबाजी कर रहे थे, प्रश्न ये है। लेकिन इस देश का युवा, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, जितना भी टोटल मेरी जहाँ तक नज़र जाती है, और पूरे देश भर में और देश के बाहर भी विश्व में, जब 2 तारीख को भारत बंद हुआ तो किसी IAS PCS का बच्चा नहीं मरा जिसने आरक्षण का लाभ लिया था, किसी मंत्री का बच्चा नहीं मरा, या ये जितने लोग साल गिनवाने वाले लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम 30 साल से मूवमेंट में काम कर रहे हैं, इनके किसी बच्चे को डंडा नहीं लगा। वो मरने वाले वही युवा थे जिनके दिल और दिमाग में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूवमेंट बसती है। तो ये कुछ एक सवाल थे जो मैंने यहाँ पर आपके साथ साझा किए। लास्ट में मैं एक ही बात आप लोगों के साथ विकास विचार मंच के तमाम दर्शकों के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश के सीनियर लोग जो बाबा साहब की मूवमेंट में ईमानदारी से, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में, चाहे लेखन के क्षेत्र में, चाहे कविता के क्षेत्र में, चाहे अच्छे वक्ता के क्षेत्र में, चाहे चिंतक के क्षेत्र में, चाहे विश्लेषण के क्षेत्र में, ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं, इनसे मेरी हाथ जोड़ करके अपील है कि आप युवाओं को, जो युवा आंदोलन में आ रहे हैं, आप उनको तैयार कीजिए। आपका अनुभव इस देश के युवा के लिए बड़ा काम आएगा। आप नहीं रहेंगे, सबको जाना है एक ना एक दिन, तो आप इसको कहाँ ले जाओगे? इस देश के युवा को तराशिए, वो आने के लिए तैयार है और वो बिल्कुल मूवमेंट को मजबूती के साथ चलाने के लिए तैयार है। हमको हजारों लाखों युवा जो है वो तैयार करना है, और क्योंकि इस देश से मनुवादी सिस्टम जो है उससे लड़ने के लिए एक राहुल नागपाल नहीं, एक विचार मंच चैनल नहीं, हजारों विचार मंच चैनलों की ज़रूरत है, हजारों राहुल नागपाल की ज़रूरत है, हजारों बहुत सारे और लोगों की ज़रूरत है। हमें थोक के भाव में लोग चाहिए, और ये जो हमारे सीनियर हैं, चाहे वो साहित्यकार, पत्रकार, कवि, लेखक, चिंतक, विश्लेषक, ये जितने लोग हैं, ये इनकी ड्यूटी है कि आपके पास जो अनुभव है आप साल गिनवाना बंद करें। कृपया करके मैं फिर कह रहा हूँ कि आप साल गिनवाना बंद करें और
हो सके तो इन युवाओं को तैयार कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए। आरएसएस हमसे बेहतर क्यों है? आरएसएस समता सैनिक दल से बाद में बना, लेकिन वो कामयाब क्यों हैं? वो कामयाब सिर्फ इसलिए कि वो उनके पास में ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, और वो ऐसा नहीं कहते कि हम वो इकट्ठा करते हैं लोगों को, और जो बच्चा जिस काम को बेहतर कर सकता है उसकी ड्यूटी वहाँ लगाते हैं। अंत में एक बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा तमाम लोगों से कि आप युवा को बाबा साहब को पढ़ाएं। कबीर, नानक, रैदास, फूले, बुद्ध, जितने हमारे महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को पढ़ाएं, लेकिन उस युवा में उस विचारधारा को ढूंढिए। ये आपका काम है ढूंढना, लेकिन उस महापुरुष को ढूंढना बंद कर दें। हम क्या करते हैं कि हम हर युवा में बाबा साहब को खोजना शुरू कर देते हैं। हम हर युवा में कबीर को, नानक को, रैदास को, फूले को, साहू को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब हम उसमें ढूंढते हैं तो वो भाग जाता है। उसको ट्रेंड कीजिए, पहले उसको वैसा बनाइए, फिर उसमें तलाश कीजिए कि इसमें कितने % बाबा साहब आए हैं, कितने % कबीर आए, कितने % नानक आए, कितने % रैदास आए, कितने % फूले आए, कितने % बुद्ध आए, कितने % कबीरा आया है। उसके बाद सुनिए। ऐसा नहीं कि जो पहली बार आपके पास में आया उसी दिन आपने उसको इतनी बड़ी क्लास दे दी कि उसी दिन आपने उसमें बाबा साहब को ढूंढना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो मैदान छोड़ के भाग गया। तो लोगों को बुलाइए, दिल से लगाइए, और युवा तैयार है, और युवा की पहले भी बहुत भागीदारी रही है दलित आंदोलन में, और मैं समझता हूँ कि इन फ्यूचर भी युवा इस आंदोलन को अपने कंधों पर लेकर के मजबूती से चलेगा। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मुझे अच्छा लगा। मैं विचार मंच के तमाम पूरी उनकी टीम का, उनके जो पेज है, ये फेसबुक पेज है, इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा उनसे कभी कोई संपर्क नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है, तो शायद 21वीं सदी का ये बेहतरीन नमूना, ये जो आजकल नेट सिस्टम है और जो एंड्रॉयड फ़ोन हमारे हाथ में आ गए हैं, इसका सदुपयोग यही है कि 21वीं सदी बाबा साहब ने कहा था कि हमारी है। तो हमारी इसलिए कि महाराष्ट्र में बैठा हुआ एक व्यक्ति मेरा वीडियो देखता है और वो सोचता है कि नहीं, राहुल नागपाल को अपने चैनल पर लाना, लाइव लाना। हम लोग कभी मिले नहीं, लेकिन विचार से मिले, और ये जो सिस्टम बना है इससे मिले। तो मैं उनकी टीम को धन्यवाद करता हूँ, और जो तमाम देश विदेश तक लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सबके हैं, किसी एक के नहीं, वो देश के हैं, और हम सब देशवासी हैं। मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप लोग दोबारा देखना चाहते हैं तो जो विचार मंच यूट्यूब चैनल है हमारे इन साथियों का, उस पर इन्होंने मुझे बताया कि इसको अपलोड करेंगे, तो आप वहाँ इसको दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी साथी हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं। तो अगर दोबारा भी आप इसको देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, और बाकी तो पेज पर मैं लाइव चल ही रहा हूँ, इसको कर ही रहा हूँ। और तमाम साथियों को पुनः मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस कोरोना संकट में अपना ख्याल रखिए, क्योंकि महाराष्ट्र की और दिल्ली की दोनों की हालात बहुत ख़राब है, मुंबई के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो अपना ख्याल रखिए, और बुज़ुर्गों का ख़ास तौर से ख्याल रखिए। अपने जो आसपास जितने बुज़ुर्ग हैं कम से कम उनको घर से बाहर निकलने दीजिए, बच्चों का ख्याल रखिए। और आप भी अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो घर से बाहर निकलिए, कोशिश कीजिए कि आप लोग घर में रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहेंगे और बुज़ुर्गों का ख्याल रखेंगे। तो कोरोना में अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब को, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास को पढ़िए, क्योंकि कोई काम नहीं है, लॉकडाउन अभी प्रॉपर ख़त्म नहीं हुआ, तो घर में हैं तो फिर बाबा साहब को पढ़िए। इससे बेहतर समय आपको पढ़ने का नहीं मिलेगा। आप पढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कहीं ना कहीं बाबा साहब को समझेंगे, बाबा साहब के सपनों का भारत क्या था उस पर आप लोग काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये 21वीं सदी, जैसा ही कहा था कि बाबा साहब ने 21वीं सदी आपकी है, तो 100% ये 21वीं सदी आपकी होगी। लेकिन ज़रूरत है ईमानदारी के साथ काम करने की। तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूँ, जितने लोगों ने मुझे लाइव सुना उनका धन्यवाद करता हूँ। विचार मंच की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे इस पेज पर आमंत्रित किया। कोशिश रहेगी कि कभी दोबारा फिर आपसे मुलाकात किसी विषय पर होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।